हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो बेसिकली इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस होगा ये इस वर्ड को देखो एक्सप्रेशन पर। मेन हमारा फोकस होगा यहाँ पर एक्सप्रेशन का। आखिरी तुमने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि अलजेब्रा हमारा क्या होता है, फिर 7 में तुमने ये पढ़ा कि सिंपल इक्वेशंस क्या होते हैं। यहाँ हमारा फोकस होगा मेन इस पर से एक्सप्रेशन का। ये एक्सप्रेशन होता क्या है, कैसे बनता है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो देखो, अगर आपने एक्सप्रेशन के को की डिफिनीशन को अगर आप रिकॉल करो, एक्चुअली में शायद मैंने यहाँ पे स्पेलिंग से गलत कर दी है, SIUN। यहाँ अगर तुमने एक्सप्रेशन की ये डिफिनीशन तुम लोग यहाँ रिकॉल करो तो तुम लोगों को पता चलेगा कि ये हमारा बेसिकली क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो कॉन्स्टेंट्स हमारा क्या था, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 2 -5, कुछ भी, मतलब हमारा माइनस इन्फिनिटी लेके प्लस इन्फिनिटी तक हमारा कुछ भी नंबर होता है, हम उसको बोलते थे कॉन्स्टेंट। वेरिएबल हमारा क्या होता था, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू ही चेंज हो, और उसको हम क्या चीज़ दिखाते थे, लेटर से, जैसे एक्स वाई जी एल एम, इस तरह से हम करके इसको अल्फ़ाबेट से दिखाते थे वेरिएबल्स को। तो देखो यहाँ कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ, यहाँ कॉम्बिनेशन मतलब हुआ कि मैथमेटिकल थ्रू, देखो मैथ में हम कैसे किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ऑब्वियसली हम उसमें से मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे कि हमारे पास क्या थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। इन चार ऑपरेशन से जब भी हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को कुछ कंबाइन करते थे तो हमारा हमारा एक्सप्रेशन निकलता था। जैसे कि अगर तुम यहाँ इसकी एग्जांपल देखोगे, तुम अगर इसका एग्जांपल देखो एक्सप्रेशन की, तो जैसे कि हमारे क्या लिख देते, 4x+5 का ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, ऑब्वियसली है, दिस इज वन ऑफ आर एक्सप्रेशन। कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे 10y - 5, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है। देखो यहाँ कैसे हमारा बना था, x हमारा क्या है, x हमारा था वेरिएबल, बाकी हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। वैसे यहाँ पे y भी हमारा एक वेरिएबल है, बाकी 10 यहाँ -5 ये हमारा कॉन्स्टेंट्स है। देख रहे हो कैसे मैंने इसको, अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो मैंने इसको ऐसे लिखा था 4 × x। देखो यहाँ मैंने मल्टीप्लीकेशन से इन दोनों को कंबाइन करा है, और +5 लिख के मैंने आप एडिशन से सबको कंबाइन करके मैंने बना दिया अपने लिए एक्सप्रेशन। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 10y - 5 का भी ब्रेक डाउन करूँ, देखो मैं यहाँ पे ये तोड़ रहा हूँ बेसिकली इनको। तो अगर मैं इनको तोड़ूँ तो मुझे यहाँ पे ये दिखेगा 10 × y, यहाँ मुझे दिखेगा -5, -5 हो गया। यहाँ पे 10 × y है हमारे पास, तो ये हमारे एक्सप्रेशन हमारे इस तरह से बनता था, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉम्बिनेशन कैसे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाकर। और कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको पता है। तो ये था हमारा, ये एक्सप्रेशन किस तरह हमारा बनता है। अब देखो यहाँ पर तुम कुछ अगला स्टेप देखो, मैं दोबारा इस एक्सप्रेशन को लेता हूँ, 4x+5 को मैंने यहाँ लिख दिया 4x+5। अब 4x+5, क्या ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब यहाँ देखो, यहाँ हमें कुछ बेसिकली हम समझेंगे ग्रामर को, यहाँ हम जानेंगे कि भाई हमारा, जैसे देखो इंग्लिश में तुम लोग ग्रामर यूज करते हो, कैसे हम ये एडजेक्टिव, वर्ब्स, प्रोनाउंस, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट को मिलाकर हम इंग्लिश ग्रामर में एक इंग्लिश सेंटेंस फॉर्म करते थे। उसी तरीके से मैथ्स का भी ग्रामर है यहाँ अलजेब्रा में। तो अभी हम उसी ग्रामर को समझेंगे कि कैसे हमारा एक्सप्रेशन बनता है, क्या क्या चीज़ से बना होता है। देखो ये हमारा एक्सप्रेशन है, इतना कन्फर्म है सबको, 4x+5। अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ। देखो एक मैंने इस तरह से, इसके दो हिस्से के होंगे, दो हिस्से कैसे होंगे, एक मेरे पास होगा 4 × x, और यहाँ मेरे पास होगा 5। अब देखो यहाँ क्या है, ये जो मेरा ब्रेक डाउन होने के बाद जो भी मेरे दो टर्म्स बने, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। व्हाट वी कॉल देम टर्म्स। हमारा एक्सप्रेशन किस चीज़ से बना होता है, ढेर सारे टर्म से मिलकर हमारा एक एक्सप्रेशन बनता है। अब देखो यहाँ पर भी कुछ सीन है, अगर मैं इसको भी, अगर मैं आगे खींचूँ, अगर मैं इसको भी और आगे तोड़ने की कोशिश करूँ, तो यहाँ मेरे पास क्या बनता है, यहाँ मेरे पास बनता है 4 and x। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम, और ये 5 मेरा ऐसे ही रहेगा, ये 5 चूंकि 5 को और ज़्यादा तुम ब्रेक डाउन कर नहीं सकते, तो इनको हम बोलते हैं, इनको सिर्फ 4 and x को, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स। तो ये बेसिकली है क्या एक्सप्रेशन, टर्म्स फैक्टर्स। देखो जहाँ पर भी ये तुम्हें प्लस टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स हमारे, मैं यहाँ पे डिफिनेशन ले रहा हूँ, टर्म्स हमारे बेसिकली होते हैं
कि वो इंडिविजुअल पार्ट से जो जो मिलकर हमारा एक्सप्रेशन बनाते हैं। इंडिविजुअल पार्ट जैसे कि यहाँ पे मैंने 4x लिखा, मैं इसको फिर से लिख देता 4x, यहाँ मेरे पास 5 है, तो क्या मैंने 4x प्लस 5 मैंने कर यहाँ पे एक 4x और 5 मेरे यहाँ पे टर्म्स है, मैंने इन दोनों को मिला के बना लिया अपने लिए एक एक्सप्रेशन। मैंने यहाँ पर दोनों को मिला के बना लिया अपने लिए एक एक्सप्रेशन, समझ के। तो ये हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा। ये भी एक एरो बना, ये इस पर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये मेरा टर्म्स है, ये 4x है, यहाँ मेरा 5 है। इनको हम टर्म्स यानी कि बेसिकली ऐसे ऐसे पार्ट्स, जैसे कि देखो 4x में तुम देखो तो एक 4x पार्ट है हमारे पास, एक 5। देखो टर्म्स के ऊपर जाने का एक सिंपल तरीका जान लो, ऐड। जहाँ पर भी तुम्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट का साइन दिख जाए, मान लो कि वो टर्म्स हो, वो हमारे बांट रहा है यानी कि टर्म्स है। when we add when we add many terms when we add many terms we get expressions एक्सप्रेशंस। अब ऑब्वियसली टर्म्स है, अगर बहुत सारे टर्म्स है तो सारे टर्म्स में एटलीस्ट एक वेरिएबल तो होना चाहिए, तभी हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। अगर सारे हमने कांस्टेंट ले लिए तो भाई वो तो हमारा एक सिंपल सा नंबर बनकर रह गया, वो अलजेब्रा थोड़ी फिर होगा। तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए किसी भी टर्म्स में, ताकि सारे मिलके एक्सप्रेशन बना दे जिसमें एक वेरिएबल हो। यहाँ मैंने क्या लिखा, व्हेन वी ऐड मेनी टर्म्स वी गेट एक्सप्रेशंस। अब जो यहाँ पे कीवर्ड पे थोड़ा फोकस करो, ऐड। मैं यहाँ पे कि ये एक और एग्जांपल से जैसे हम समझाते हैं, जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया 10y-5। अब देखो अगर क्या इसको इसको भी क्या हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। क्या ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है? ऑब्वियसली है। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ इस तरह से। देखो मैंने इसको बोल दिया कि इसको मैंने लिख दिया 10 इंटू वाई। अब यहाँ देखो, यहाँ तो प्लस है तो कैसे सब मानेंगे कि ये टर्म है। तो बेसिकली देखो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, -5 को। बेसिकली यहाँ पे तुम लोग को -5 को इस तरह से लेना है, जब भी माइनस साइन के साथ इसे कुछ लेना है। यहाँ भी माइनस साइन तो माइनस साइन के साथ ही लेना है, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स। अब देखो यहाँ पे तो क्या मैंने फोकस बोला था, ऐड। क्या यहाँ पे ऐड तो कहीं नहीं हो रहा है, तो क्या मैं इसको 10, इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 10y प्लस ऑफ -5। क्या -5 अब मेरा एक ही इंडिविजुअल ये टर्म की तरह बाहर आया, और यहाँ पर ये 10y की मेरा एक बाहर बनकर आया मेरा टर्म। उस तरह से ये मेरा -5। तो जब भी तुम्हें माइनस साइन दिखे तो बेसिकली करना क्या है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, प्लस कर देना, प्लस ऑफ डेट माइनस ऑफ डेट नंबर, समझ गए। तो यहाँ पर इस तरह से भी हमारा ये टर्म हमारा क्रिएट होता है। तो जब भी बोला जाए कि भाई, तो इसलिए हम हमेशा बेसिकली मीन यूज करते हैं हमेशा ऐड। भाई हमारा टर्म कैसे बना, एक्सप्रेशन हमारा कैसे बना टर्म से, बेसिकली हमने नेगेटिव कोई नंबर था हमने उसको भी ऐड कर दिया, जैसे हमने यहाँ किया 10y प्लस ऑफ -5 में। आप जानते हैं ये फैक्टर्स क्या होता है, ये फैक्टर्स देखो। अब टर्म्स में भी हमने क्या बोला था, एटलीस्ट एक वेरिएबल होगा, तो अब वो वेरिएबल भी नीचे ब्रेक डाउन होगा। तो देखो, तो मैंने 4x को जब मैंने तोड़ने की कोशिश करी तो ये भी मेरा 4 में टूट गया और x में टूट गया। तो फैक्टर क्या होता है, सबसे बेसिक इंडिविजुअल यूनिट। जैसे कि तुमने पढ़ा होगा अपने ये बायोलॉजी क्लास में, सेल में, तो सेल को हम सबसे फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। भाई सेल से छोटा और कुछ है नहीं, मतलब सेल ही खुद में सबसे बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। मतलब अगर इसके भी बियॉन्ड हम गए तो हमें कुछ भी लिविंग थिंग जैसा कुछ मिलने नहीं वाला। हाँ, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, पर वो एज एन स्टैंड अलोन यूनिट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पर तुम्हारा सेल करता है। सेल को हम एक स्टैंड अलोन यूनिट बोलते हैं, एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट। उसी तरीके से यहाँ फैक्टर का भी सीन है। फैक्टर हमारा क्या होता है, सबसे बेसिक यूनिट मैथमेटिक्स ये अलजेब्रा में, जिसके बियॉन्ड हम उसको फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके उससे फर्दर गए तो भाई हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। जैसे कि यहाँ मेरे पास 4 है और यहाँ मेरे पास x है। क्या मैं 4 को और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? क्या मैं x को और ज़्यादा ब्रेक कर सकता हूँ? नहीं। ये हमारे पास सबसे बेसिक चीज़ है। तो सबसे बेसिक यूनिट को हम बोलते हैं फैक्टर्स। और जब बहुत सारे फैक्टर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं तो हमारे पास बनते हैं टर्म्स। और जब बहुत सारे हमारे पास टर्म्स ऐड होते हैं तो उनसे हमसे हमारे पास बनते हैं एक्सप्रेशन। तो समझ गए। तो अब यहाँ तुम समझो, ये एरो साइन को समझो क्या है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारा हर एक फैक्टर एक एक्सप्रेशन होने वाला है। जैसे कि 4 मेरा एक एक्सप्रेशन है, x मेरा एक एक्सप्रेशन है, 4x तक मेरा एक एक्सप्रेशन है। पर यहाँ जरूरी नहीं कि, पर यहाँ पे अगर मेरे पास 4x प्लस 5 एक एक्सप्रेशन है, पर क्या मैं 4x प्लस 5 को बोलूँगा कि ये टर्म बन रहा है या कोई फैक्टर बन रहा है हमारा? नहीं। तो यहाँ पे तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हर फैक्टर या हर टर्म एक एक्सप्रेशन हो सकता है,
पर हर एक्सप्रेशन एक टर्म हो या हर एक्सप्रेशन एक फैक्टर हो, ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो ये तुम डायरेक्शन ऑफ एरो भी समझ जाओ। क्या है, दोबारा रिपीट करता हूँ, हर फैक्टर या हर टर्म हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है, पर हर एक्सप्रेशन हमारा टर्म या फैक्टर नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना। तो फैक्टर क्या हमारा सबसे बेसिक यूनिट हुआ, यानी कि इसके बियॉन्ड हम ब्रेक डाउन कर नहीं सकते। इसे एक और एग्जांपल से समझो। यहाँ पर तो मैंने ये सिंपल सा एक्स को लिया, मैंने यहाँ पे थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, 4x y। अब मेरे पास यहाँ पे दो दो ये आ गए हैं वेरिएबल्स। अब मैंने इसको लिख दिया 5z। अब मैंने इसको देखो, मेरे पास यहाँ पे तीन तीन आ गए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई साहब ये तो हमारा एक्सप्रेशन है। सर जी ये तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया, हाँ ठीक है चलो। अब इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। मैंने 4x को ले लिया, और यहाँ पे मैंने ये इसको ले लिया, सॉरी। मैंने यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। एक तरफ मेरे पास आया 4 × x × y, और दूसरी तरफ मेरे पास आया 5 × g। ये मेरे पास क्या बन गए, ये मेरे पास बन गए टर्म्स। ये मेरे पास क्या बन गया, टर्म्स। तो बेसिकली टर्म्स को याद रखना, टर्म्स में एडिशन होता है और फैक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसमें भी देखो, यहाँ एक्चुअली यहाँ भी कुछ थोड़ा वो क्या, वो थोड़ा कुछ पिक्यूलैरिटीज है, तो वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अब देखो, क्या मैं इसको और ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, और इसलिए इसको भी और मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। एक 4 में कर सकता हूँ, एक x में कर सकता हूँ, एक y में कर सकता हूँ। क्या मैं इसको और ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, अब इसलिए इसको भी कर सकता हूँ। एक 5 में कर दिया, एक यहाँ g में कर दिया। क्या अब मैं इनको बोल सकता हूँ कि भाई साहब कि सर जी ये तो हमारे ये फैक्टर्स हैं, ये तो हमारे फैक्टर्स हैं। क्योंकि अब इनसे ज़्यादा ब्रेक डाउन और किया जा नहीं सकता भाई। एक्स को मिल चुका है, एक्स के बियॉन्ड और कुछ जा नहीं सकता है। वाई है, वाई के बियॉन्ड और कुछ जा नहीं सकता है। तो ये हमारे सबसे बेसिक यूनिट है, फंडा स्टैंड अलोन यूनिट। याद याद रखना फैक्ट। आप कुछ बोलोगे नहीं सर हम 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3+1 हो रहा है या 2+2 हो रहा है। तो नहीं, उतना वैसा नहीं है। एक स्टैंड अलोन यूनिट, यानी कि वो खुद में भी है। हम उसको पढ़े तो भाई समझ जाए कि क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 बोला, तो भाई 4 मतलब 4। एक्स बोला, तो एक्स मतलब एक हमारे पास एक वेरिएबल है, कोई बस एक उस स्टैंड अलोन क्वांटिटी। तो इनको हमने बोल दिया फैक्टर्स है। ये हमने बोल दिया ये टर्म्स हैं, और ये हमारे एक्सप्रेशंस है। हाँ, सारे ये सारे हमारे एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ये 5 को भी एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, जी को भी एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। पर इन सबको हम ये पर पूरे जो इक्वेशन को होल हम कभी टर्म या फैक्टर में नहीं बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं ये कौन सा मैं पिक्यूलैरिटीज की बात कर रहा था। तो देखो, तो बेसिकली देख रहे हो, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी बार हम उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देख लो कहाँ तक मेरा ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ देखो कुछ पिक्यूलैरिटी हो। मैंने यहाँ पर तुम्हें -5 का सीन तो समझा दिया। क्या हो अगर मेरे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह से आए m/5 प्लस 3 ऑफ p। ये मेरे पास क्या है, क्या इससे तुम लोग सहमत हो कि ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है? ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। देखो दोबारा बताओ ना, एक्सप्रेशन मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि भाई उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए, एक ही कांस्टेंट होना चाहिए। कितने भी हो सकते हैं, उसको हम सिंपल बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये बेसिकली तुम्हारा ये बोर्ड मास से थोड़ा रिलेटेड है, पर अभी के लिए इतना समझो। देखो मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अब मैं इसको ब्रेक डाउन पे आता हूँ। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को तोड़कर इस तरह से लिख सकता हूँ? एक मेरा बन रहा है m × 1/5, और दूसरा मेरा बन रहा है 3 × p। देखो देख रहे हो, मैंने m/5 को मैंने किस तरह से ब्रेक डाउन करके लिख दिया, m × 1/5। क्या मैं m/5 को इस तरह से लिख सकता हूँ ना, m × 1/5? तो वही सीन मैंने यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी। तो इस तरह से अगर कुछ डिवीजन में भी रहा तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, टर्म्स। टर्म्स कैसे, देखो यहाँ पे एडिशन से मैंने ब्रेक डाउन किया। अब टर्म्स यानी कि जहाँ पर भी हमें एडिशन दिख गया, और जहाँ सब ये सब्ट्रैक्ट का साइन रहा, बेसिकली हम वहाँ पे कर देंगे प्लस ऑफ दैट निगेटिव टर्म, निगेटिव ऑफ दैट टर्म, जैसा मैंने यहाँ किया है। देखो यहाँ किया है। अब इसको और आगे हम ब्रेक डाउन पर आते हैं। क्या हम इसको और आगे से ब्रेक कर सकता हूँ? एक तरफ मैंने लिख दिया m, दूसरी तरफ मैंने लिख दिया 1/5। इसको भी और आगे ब्रेक किया जा सकता है 3, और यहाँ मैंने लिख दिया p। इनको क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे बन गए फैक्टर्स। फैक्टर्स तो देख रहे हो, तो इस तरह से हमारा, सो बेसिकली ये थे हमारा ग्रामर, कि भाई बहुत सारे टर्म्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ, सॉरी बहुत सारे फैक्टर्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनते हैं टर्म्स। जब बहुत सारे टर्म्स को हम ऐड करते हैं तब हमारे पास बनता है एक्सप्रेशन।
तो इस तरह से ये एरो चल रहा है, नीचे से चीज़ें ऊपर आ रही है। तो इसका एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा कि हर फैक्टर हमारा एक एक्सप्रेशन बन सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर एक एक्सप्रेशन हमारा टर्म या फैक्टर हो। समझ गए? जैसे कि एग्जांपल समझो तो जैसे पी को मैं जैसे, हाँ देखो, एग्जांपल से इस एग्जांपल इस तरह से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्स। एक्स, क्या एक्स को मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा एक एक्सप्रेशन है? ऑब्वियसली कैसे? ऑब्वियसली भाई ये तो हमारा एक वेरिएबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। पर सर यहाँ तो कांस्टेंट है ही नहीं, क्या मैं एक्स को इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स इंटू वन इक्वल टू एक्स? क्या मेरे पास एक कॉम्बिनेशन आ गया थ्रू मल्टीप्लीकेशन एंड दैट वन एक कांस्टेंट की तरह? हालांकि इसको इस तरह लिखते नहीं है, पर है ना हमारा कॉम्बिनेशन। तो हमारा एक्स क्या एक एक्सप्रेशन है? ऑब्वियसली हमारा एक्स एक एक्सप्रेशन है। क्या मैं एक्स को एक ये लिख सकता हूँ कि भाई ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ यही एक टर्म है ही? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्स मेरे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक्स खुद ही एक टर्म भी है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? ऑब्वियसली ये भी ट्रू है, एक्स हमारा टर्म है। क्या एक्स एक हमारा स्टैंड अलोन बेसिक यूनिट है? तो क्या मैं इसको एक फैक्टर बोल सकता हूँ? ऑब्वियसली इसको फैक्टर भी बोल सकता हूँ। तो ये था हमारा फैक्टर। तो ये बेसिकली एक्स क्या है, कुछ भी एक सिंगल वेरिएबल है या सिंगल कोई कांस्टेंट ले लो, उसको हम इसलिए बोल सकते हैं कि वो हमारा एक फैक्टर भी है, टर्म भी है और एक एक्सप्रेशन भी है। पर ये तो इस तरह तो ये हमारे पास एक ये एक्सेप्शनल केस है। पर ये अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं एक्स प्लस वन, तो भाई ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया है। पर इसको मैं एक्स प्लस वन एज अ होल को कभी मैं नहीं बोलूंगा कि भाई ये मेरा टर्म भी है, ये मेरा एक फैक्टर भी है। समझ गए? तो इस तरह से तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये ग्रामर एक्चुअली समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे बाद में भी काम आना है। तो ये था हमारा। अब देखो, अब आगे का एक और टॉपिक है। आगे का टॉपिक है हमारे पास बेसिकली कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? देखो, मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया जैसे कि 4xy प्लस 3p क्यूब। इस तरह से मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर अस। अब देखो, मैंने पे बोला कि भाई साहब आप ये कोफिशिएंट बताएं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बेसिकली हम बोलते हैं इन जनरल हम कोफिशिएंट बोलते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ टर्म एक्चुअली मैं इसको इसे लिख देता हूँ इन अ टर्म। न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ टर्म, पहले इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो मैंने बोला कि तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया, 4 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया, दूसरी तरफ हमारे पास हो गया 3 इंटू पी इंटू क्यू। तो कोफिशिएंट हम बोल सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा, इसका कोफिशिएंट होगा 3। कोफिशिएंट कोफिशिएंट याद रखना, कोफिशिएंट हमेशा हम टर्म का लिखते हैं। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ इसको हम 4 लिख दिया, मैंने इसका कोफिशिएंट लिख दिया, इसका मेरा कोफिशिएंट हो गया 3। पर देखो, क्या इसको इस तरह से बोला जा सकता है कि बेसिकली कोफिशिएंट वो जो बाकी बची हुई जो वैल्यू है उसके अलावा जो भी हमारा बच गया उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 पे फोकस किया, मैंने 4 को कोफिशिएंट बोल दिया। मैं बोला कि भाई तुम 4 को मत देखो, तुम सिर्फ एक्स वाई पर फोकस करो, इसके अलावा जो बच जाए वो हमारा कोफिशिएंट है। क्या मैं इसको इस तरह बोल सकता हूँ? ऑब्वियसली। दूसरे, क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि तुम थ्री थ्री को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हमने सिर्फ पी क्यू पे फोकस कर लिया। क्या मैं पी क्यू को पर फोकस कर लिया, बाकी जो बचा वो हमारा कोफिशिएंट। तो क्या क्या बचा हमारा 3। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि ये तुम्हारा अगर 4xy है, तुम इसका कोफिशिएंट बताओ, तो 4 हो सकता है। 4 कोफिशिएंट याद रखना, ये हमें रिलेशन में बताएंगे। 4 कोफिशिएंट ऑफ किसका है, एक्स वाई का है। और और इसको मैं इंक चेंज कर देता हूँ, देखो यहाँ पर। और x is the coefficient of 4y, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और y is the coefficient of 4x। क्या मैंने इस तरह से लिखना ट्रू है? तो बेसिकली हमारे ये तीनों ही केसेस ट्रू हैं। तो बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कोई यहाँ पे टर्म दे देगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 4x² y। एक्स स्क्वायर क्या है आपको समझ में आ रहा है ना, एक्स इंटू एक्स। समझ गया एक्स स्क्वायर क्या हुआ हमारा, एक्स इंटू एक्स। इसके बारे में एक्चुअली आप आगे पढ़ोगे एक्सपोनेंट्स में। 4x² इंटू वाई। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट बताओ। कोफिशिएंट ऑफ x² y, इसका आंसर क्या लिखोगे, 4। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कोफिशिएंट बताओ 4y का।
4y(x) का। तो यहाँ तुम क्या लिखोगे आंसर? x होगा हमारा कोफिशिएंट। अब मैंने बोला कि भाई साहब आप कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ 4x² का। तो यहाँ आंसर क्या लिखोगे? y का। क्वेश्चन बेसिकली पूछेगा कि आपको कि किसका कोफिशिएंट बताना है। तो याद रखना, सिंपल सिंपल समझो। जिस जिस एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन है, उस पर हमने फोकस कर लिया। अब उसके उस फोकस वाले को छोड़ो, बाकी जो बच गया भाई वो हमारा कोफिशिएंट। मैंने बोला x² y की कोफिशिएंट बताओ, मैंने x² y फोकस कर लिया, हमारे पास क्या बच गया? 4 बच गया, मैंने लिख दिया 4। मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ 4x y का बताओ, मैंने 4 पर x पर y पे फोकस किया, मेरे पास क्या बच गया? एक टर्म सिंपल सा x बच गया, मैंने लिख दिया x। सेम हियर ऑल्सो। तो ये था हमारा कोफिशिएंट। सो ये था हमारा बेसिकली बच्चों ग्रामर की कैसे हमारा एक्सप्रेशन बनता है। समझ गए? तो अब हम आगे की क्लास में बेसिकली कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर हम जानें कि एक्सप्रेशन बेसिकली ये इसके वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसकी कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जानेंगे। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।